नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होगी क्योंकि 4 चरण हैं जो खोलेगा दक्षिण का द्वार। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब चौथे चरण के लिए जो चुनावी शोर है उसका जोर थम चुका है। हर एक पार्टी ने अपनी तरफ से पूरा दम लगाया, लेकिन इन सब के बीच चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य और उद्देश्य 400 पार कर रखा है। 400 पार का ये जो उद्देश्य है उसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि दक्षिण का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले, और ऐसा ही कहा जा रहा है कि चौथा चरण उसी द्वार को खोलेगा, क्योंकि खास तौर से चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 2019 का अगर परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी के खाते में आंध्र प्रदेश से 0 और तेलंगाना की 17 सीटों में से मात्र 4 सीटें आई थी। ऐसे में जब 400 पार का नारा लग रहा है, उसकी हकीकत को, उसकी सच्चाई को जमीन पर उतारना है तो दक्षिण का द्वार खुलना जरूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जिस तरह से विपक्ष कह रही है कि उत्तर में हाफ दक्षिण में साफ, दरअसल विपक्ष खुद कमजोर गठबंधन के साथ यहां पर मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत गठबंधन के साथ दक्षिण का द्वार खोलने वाली है। कितना बड़ा और कितना खास होगा ये चौथा चरण, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए, क्योंकि चौथा चरण है, प्रचार पर खूब ताकत झोंकी गई, किस तरह से बयानों के तीर चले, आइए देखते हैं। यहाँ की जनता गरीबी से जूझ रही है। इतना धनवान प्रदेश, लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? राजशेखर जी और कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी में थी और राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकती है। ये जो सीबीआई का मामला था ये बिल्कुल गलत था और इसकी सच्चाई आज आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी का नाम चार्जशीट में कभी नहीं डाला। ये नाम किसी और ने अपने फायदे के लिए डाला था। अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है। उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। मोदी जी यहाँ आए थे कल, उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूँ। कहाँ भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया? कहाँ नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा? मगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इंडी अलायंस को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई, इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा 1-1 साल बारी बारी बदलेंगे। मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार। कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है।
तो कुल मिलाकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और उन दावों में दम कितना है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है तो इसके लिए दक्षिण का द्वार खुलना जरूरी है और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि चौथा चरण उसी दक्षिण द्वार को खोलने वाला है। कितना दम होगा, आइए चलिए सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हैं, खोलते हैं आज की डिबेट। स्वागत करती हूँ हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जगदीश शर्मा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हैं, बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले विधु जी आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कह रही है कि 400 पार इस बार लक्ष्य और उद्देश्य है, 400 पार के लिए दक्षिण का किला जीतना जरूरी है। दक्षिण का द्वार चौथे चरण के सहारे, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की सीटें और तेलंगाना की सीटें, अगर 2019 की बात करूं तो आंध्रा में आप लोग शून्य थे 2019 में और तेलंगाना में मात्र 4 सीटें आई थी। इस लिहाज से 42 सीटों पर बहुत ज्यादा स्कोप आप लोगों के पास है। लगता है कि इस बार वो स्कोप फुलफिल हो पाएगा? प्लीज सर अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं अनम्यूटेड हूँ। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं अनम्यूटेड हूँ जी। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा आपने शब्द का उपयोग किया। आपने कहा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये वास्तव में एक अवसर है और अवसर इसलिए है क्योंकि अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई एक पार्टी, एक विचार, एक भारत की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की जनता की पार्टी। और इसी नाते से जो है हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, दक्षिण को उत्तर से जोड़ना और उत्तर को पूर्व से जोड़ना। जब हमारे विपक्षी नॉर्थ और साउथ डिवाइड पैदा कर रहे थे, जब रंग भेदी, नस्ल भेदी टिप्पणियां आ रही थी दूसरे खेमे से, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रही थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से सेतु निर्माण के काम कर रहे थे। और इसीलिए जो है ये जो 96 सीट इस बार चौथे चरण की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक सशक्त नेतृत्व चाहता है और एक सशक्त नेतृत्व मजबूत सरकार के साथ चाहता है। देखिए लावनी जी, दुनिया नहीं पसंद करेगी भारत सशक्त हाथों में रहे। दुनिया नहीं पसंद करेगी कि भारत जो है एक मजबूत मेजोरिटी के साथ आए, क्योंकि जब भारत सशक्त हाथों में आता है तो क्या होता है लावनी जी, ठीक आज से 26 वर्ष पूर्व हुआ था। अटल जी की सरकार बनी और उसके 1 महीने के बाद आज ही के दिन 26 वर्ष पूर्व जो है हमने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। दुनिया क्यों चाहेगी भारत आगे बढ़े? जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो ठीक 2 महीने बाद जो है 370 और आर्टिकल जो है 35 से हमने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। एक मच्छर नहीं मरा था। इसी प्रकार से हमने जिस प्रकार चहुमुखी विकास किया है, भारत को परम वैभवता के शिखर की ओर लेकर गए हैं। दुनिया नहीं चाहती और भारत विरोधी ताकतें जो भारत के भीतर है वो भी लावनी जी इसको बिल्कुल नहीं चाहती। और इसलिए आज हम देखते हैं कि उल्टा सुल्टा फिगर कोई दे रहा है। ठीक है, आप कहते हैं कि विकास किया है, सशक्त हाथों में भारत है और यही वजह है कि दक्षिण में भी वो सशक्तिकरण इस बार नजर आने वाली है क्योंकि आप लोगों ने पूरी तरह से ताकत भी झोंकी है। ठीक है, मैं जल्दी से एक कमेंट पहले सभी के ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए डिबेट ओपन करूंगी। मैं जगदीश जी सीधे आपके पास आ रही हूँ। आपने प्रोफेसर विधु जी को सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं या नेताओं या बड़े चेहरों की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से खुद भी यही कहा जा रहा है कि काम बोलता है, काम बोल रहा है। यही वजह है कि 2014-2019 में प्रचंड बहुमत मिला और इस बार भी उसी काम के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। तो फिर किस लिहाज से आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ? लावनी जी, कौन सा काम बोल रहा है? क्या डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया है? या मजदूर को घर मिल गया है? फुटपाथ वाले को छत मिल गई है? या मजदूर जहाज में बैठ लिया है? या अच्छे दिन आ गए हैं? या काला दिन आ गया है? या किसान की डबल आय हो गई है? या महिला सुरक्षित हो गई? कौन से काम पर वोट मांग रहे हैं? इसमें तो मांग नहीं रहे हैं। ये तो मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, चीन, जापान, मंगलसूत्र पर आ गए हैं। कहना क्या, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अब की सुपड़ा साफ होने वाला। जो लोग 400 पार की बात करते ना, उसको भी भूल गए हैं, मोदी की गारंटी को भूल गए हैं। कहना कि समय का इंतजार करिए। अब की तो दक्षिण में तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। इनको 150 के भी लाने पड़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह शाम तक झूठ बोल रहे हैं और झूठ से देश नहीं चलता। और हमारे संविधान में लिखा है मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। बीमार हो गए प्रधानमंत्री, लंबा लेट रहे राम के सामने। राम भी रो रहे थे, मैं गया था अयोध्या में,
राम कहते भाई मेरी तो उन्होंने दुर्गति कर दी, सोने के महल में बैठा दिया, सोने की कुर्सी में बैठा दिया। सीता माता नहीं है आपकी यहाँ पे, लक्ष्मण भाई नहीं है और हनुमान जी भी नहीं है। मेरा तो इतिहास रहा, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इस बार इनको 2024 में जो सबक सिखाऊंगा, हनुमान ने कर्नाटक में दिया और मैं उत्तर प्रदेश में दूंगा। छोड़ूंगा नहीं झूठों को। इन्होंने बहुत बदनाम करा मुझे। कहना कहीं लावनी जी समय का इंतजार करना पड़ेगा। आज देश का किसान, महिला, मजदूर हर आदमी हताश है। एक ही बात कर रहा है कि इससे बचाओ, इनसे बचाओ। इनको 400 पार के नारे समझ में आ रहे हैं। पता नहीं क्या समझ रहे, जनता को कहां से वोट देगी। कहीं वोट नहीं है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। अब की इनको भारत से बाहर की बात करो तो देश के समझ में आएगा। राम जी चलिए, भारत से बाहर आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि भारत से बाहर क्यों आप लोगों के लिए अप्रोच आ रहा है, पाकिस्तान से आप लोगों के लिए कहा जाता है कि राहुल ऑन फायर। बहरहाल मैं आऊंगी आपके पास इसका प्रश्न का जवाब लूं, क्योंकि एक कमेंट पहले सभी से ले रही हूं। मैं रमेश ठाकुर जी अब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि बहुत सारे चुनावी विश्लेषण आपने किए हैं। साफ तौर से ये चौथा चरण, यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो चौथा चरण है वो दक्षिण का द्वार खोलेगा और दक्षिण में बहुत कुछ हासिल करने को है। खासतौर से अगर हम बीते 2019 की बात करते हैं तो इस 17 तेलंगाना की सीट और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, जब तक कि इसमें से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट की बढ़त नहीं बनाती है, तब तक पर 400 पार को पार पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो 2019 में ही इन्हीं 96 सीटों में से 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोप है हासिल करने का, और 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने का। लगता है आपको ये चौथा चरण कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा जिस तरीके का दावा कर रही किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं लावनी जी, मुझे लगता है ये जिस स्पेस की आप बात करें, ये स्पेस 2019 में बना था, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए, योजनाओं को बताने के लिए, उनके अच्छे काम को, चाहे 370 का मामला हो जाए, ये 3 तलाक का मामला हो जाए, तो ये 2014-2019 का जो गैप था वो बहुत बेहतरीन था भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए। बट अब 2024 में स्थितियां 2014-2019 के अगर मुकाबले देखें बदल चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वाला जो पूरा इनका जो साउथ की जो बेल्ट है, इन पे कवर करने के लिए प्रधानमंत्री ना सिर्फ पूरी इनकी भारतीय जनता पार्टी 2019 से लगी हुई थी, लेकिन बीते 7-8 महीनों में ऐसा हुआ जो इनकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। ऐसा क्या हुआ कि आपको राम मंदिर को छोड़ के और इतने अच्छे बेहतरीन जो आपने काम किए उनको छोड़ के हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, मंगलसूत्र, ये जो आपको नहीं करने चाहिए वो करना पड़ रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छी थी, कैंपेन आपकी बहुत अच्छी चल रही थी। 22 तारीख को जब आपका प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जब अयोध्या में होता तो उसके बाद जो राम भक्तों की एक लहर आपके प्रति आई थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ी, वो लहर कमजोर पड़ी। इस पे भारतीय जनता पार्टी समीक्षा भी कर रही है कि ये ऐसा हुआ क्या। अगर आप इस समय भी देखो, अगर हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस कोई भी हो जाए, तो वो दावे तो सभी कर रहे हैं, सभी सरकार बना रहे हैं, कोई भी, चाहे मायावती से पूछ लो, अखिलेश से पूछ लो, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है, आप मतदान प्रतिशत जो आ रहा है, जो लोगों की उदासीनता देखने को मिल रही है, ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी हो जाए चाहे कांग्रेस हो जाए, जनता किसी को ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। जनता बस यही कह रही है जो आए ठीक है, चलने दो जिस तरीके से। लेकिन लावनी जी, ये चीजें जो भविष्य की जो तस्वीर दिखाई दे रही, जो 2024 के बाद में जो चीजें निकल के आएंगी वो बड़ी खतरनाक है। खुदा खास्ता इंडिया गठबंधन अगर सरकार बना लेता है तो अगला जो 5 साल का जो टर्म है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से बीतेगा। जिस तरीके से अब जो चीजें हो रही हैं उसका बदला कह लो या उनको किसी तरीके से डिफीट करने की ये सारी कोशिशें होंगी। और सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस तरीके से अभी राहुल जी कह रहे थे कि बहुत सारी उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी उन्होंने सारी योजनाएं बताई, मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के काम बेहतरीन चल रहे थे, उसी के अगर धरने पे चलते तो मुझे लग रहा है वाजपेयी साहब या नेहरू साहब या कोई भी सरकार है वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीच की स्थिति जो मुझे लग रहा है, आपने कहा कि स्ट्रैटेजी जो शुरू में चल रही थी वो ठीक थी, बाद में थोड़ी जो स्ट्रैटेजी बदल दी गई उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच में सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, रमेश जी ने एक पॉइंट उठाया कि 2024 के बाद अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो स्थिति बहुत कुछ अलग भी हो सकती है। सवाल ये है कि इस स्थिति में विश्वसनीयता कितनी रहेगी, क्योंकि जब जनता वोट देने के लिए जा रही है तो विश्वसनीयता पर भी मन में अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है। सुरेंद्र जी देखिए लावनी जी, ऐसा है कि सरकार तो 272 पर बनती है
400 पार हो, 300 पार हो, 280 पार हो, वो सब आपका है कि भाई बच्चा पास हो गया, कितना स्कोर किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सब पार्टियां अपना अपना टारगेट फिक्स करती हैं। प्रश्न ये है कि क्या एनडीए के 272 सीट आ रही हैं या नहीं आ रही है, उनकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। तो अभी तक जितने भी आकलन आए हैं प्री पोल से लेके और पोलिंग तक, उसमें कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के कहीं भी कोई चांसेस हैं। बाकी अपनी अपनी पार्टियां सभी अगर ये आज ही ये कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार नहीं बनेगी, भाजपा आ रही है, तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। फिर चुनाव का शोर जोर और उसमें जो हाहाकार और तीर कमान कहाँ रहेंगे, उसमें फिर ये प्रवक्ताओं को बोलने के लिए कहाँ मौका मिलेगा। सारे लीडर्स यही बोलते हैं। विधानसभा के चुनाव हुए, आप उठाकर देख लीजिए, यही दो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसी लाइन पर बोलती हैं। 2019 का आप चुनाव उठा के देख लीजिए, उसी लाइन पे मिलेगा। 2014 का चुनाव देख लीजिए, उसी लाइन में मिलेगा। अब बात ये आती है कि कल जो अब नेक्स्ट जो 13 मई को जो चुनाव होंगे, जिसमें 96 सीटों पर चुनाव होना है, तो उसमें कौन सी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा। तो अगर आपने जैसे दक्षिण की बात की, अगर हम दक्षिण में आंध्र प्रदेश चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के कल्याण के साथ इनका पवन कल्याण के साथ समझौता हो चुका है, और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार जो वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी है, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो 25 सीटों में एक्सपेक्टेशन ये है कि करीब करीब 15 सीटें आने की संभावना है गठबंधन को। उसमें भाजपा की 2-3 सीटें होंगी, जन कल्याण की 1 सीट होगी, बाकी ज्यादा मेजोरिटी तो टीडीपी की होगी। लेकिन चूंकि गठबंधन में है तो 400 पार के आंकड़े में वहां की सीटें जुड़ेंगी। अब हम दक्षिण में तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पिछले बार 4 सीटें थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाया, अपनी परसेंटेज बढ़ाई है, और ऐसा माना जा रहा है कि 4 के बजाय 6 से 8 के बीच में इनकी सीटें हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि डबल डिजिट पे इस बार वो आएंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पे रहेगी। चलिए अब मैं डिबेट ओपन करती हूँ। आप सभी के रिमार्क्स मैंने सुने, लेकिन प्रोफेसर विदुर रावल जी, हमेशा ये कहा जाता है कि अब अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इस बार जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, विपक्षी गठबंधन में आपने अभी कल ही देखा, भले ही अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल छूटे हों, लेकिन जिस तरीके से ग्रैंड एंट्री उनकी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से ताल ठोकते हुए वो नजर आ रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष इस अंतरिम जमानत को भी ग्रैंड इवेंट बनाने का प्रयास करे। यानी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दे को ग्रैंड इवेंट बनाती थी, आज वही हथियार विपक्ष ने ले लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ आकलन करने में चूक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, और भारत की जनता जो है उत्सव धर्मी। प्रोफेसर विदु, I cannot hear you. Please, panel. क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? प्रोफेसर विदु, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, और भारत की जनता जो है उत्सव धर्मी है। उत्सव धर्मी हम प्रयास करते हैं उत्सव मनाने का, लेकिन विपक्ष का जिस प्रकार से आपने कहा, विपक्ष के पास हंसने के लिए, खुश होने के लिए, हर्ष करने के लिए कोई बहुत अधिक अवसर जो है देश की जनता ने दिए नहीं। इसलिए उनको जो थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, जिस प्रकार एक सशर्त पेरोल टाइप की इंटरिम बेल पर केजरीवाल साहब बाहर निकल के आए, और कल उन्होंने ऐलान किया कि मैं कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में आऊंगा, आप सब लोग आइएगा, और वहां आपके कैमराज ने दिखाया कि केवल 50-100 आदमियों से अधिक आदमी नहीं वहां पहुंचे, और वहां से किस प्रकार से, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल। चलिए, हाँ सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है विदु जी आ रही है आवाज। मुझे लगता है वीडियो कहीं डिस्टर्ब। अच्छा ठीक है, मैं जगदीश जी के पास जाती हूँ, इसके बाद आती हूँ विदु जी के पास। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब जगदीश जी, महत्वपूर्ण यही है कि देखिए, रमेश ठाकुर जी को सुन लीजिए या सुनील स्वामी जी को सुन लीजिए, दोनों का जो एनालिसिस है इतना जरूर बताता है कि आप लोगों के लिए, सुनील स्वामी जी कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, लेकिन रमेश जी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या उस वक्त आप लोगों के लिए सेटबैक हो जाता है जब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग बयान देते हैं,
जब वो पाकिस्तान का समर्थन करने लगते हैं, उसको इज्जत देने की बात करने लगते हैं, जब सैम पित्रोदा विरासत टैक्स और नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, ये सब क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित नहीं होगा? क्योंकि 2014 या 2019 में ऐसे ही बयान थे जिन्होंने आप लोगों को सीधे तौर पर पीछे पहुंचा दिया। लावनी जी, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता बीमार हैं, प्रधानमंत्री बीमार हैं, 140 करोड़ 50 करोड़ की बात करते हैं। अरे भाई, किसान उनके साथ नहीं, महिला उनके साथ नहीं, व्यापारी उनके साथ नहीं, ठाकुर उनके साथ नहीं, बनी उनके साथ नहीं, गुजर उनके साथ नहीं, भारत उनके साथ नहीं, मैं उनके साथ नहीं, कांग्रेस उनके साथ नहीं। 100 करोड़ में तो 140 करोड़ में तो हम भी है ना, कम से कम इस गलतफहमी से बाहर है। रही दूसरी बात, तो वो कौन सा आधार है जिसके एवज में आप इतनी दम के साथ कह रहे हैं कि महिला साथ नहीं, यहाँ किसान साथ नहीं? वो आधार भी तो बताइए ना। जवाब भाई, महिलाएं जो भारत का नाम करा, महिला घर के बाहर बैठी रही, इज्जत लूटते हैं इनके लोग हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में माँ बेटी जिंदा जला दी, इनके अफसरों ने, इनके मंत्रियों ने जीप चढ़ा दी। आप देखिए ना हो क्या रहा देश में। आपने मणिपुर भी याद होगा। आपको कहना चाहता हूँ, कोई इनको वोट नहीं दे रहा। दूसरा आपने जो पाकिस्तान की बात करी, मैं अपनी बात करते हैं, अपनी बारे में बोलूँ तो अच्छा रहेगा। जो पाकिस्तान की बात करें, प्रधानमंत्री बिना बुलाए जहाज लेके उतर के उसकी माँ को सोल उठा रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, नहीं। घुसा। अरे तो इसका मतलब क्या है कि हम पाकिस्तान से डरने लगे, उसके पास एटम बम, हम इज्जत करने लग जाए? कैसे देश की जो सिर्फ आतंक का पनाहगार है, जो हमारे लिए आतंक पैदा करता है, उसकी इज्जत करने का लग जाए हम? अरे भाई, बिरयानी खाने राहुल गांधी नहीं गए थे, लावनी जी, चले थे प्रधानमंत्री। बड़ी अजीब और भोंडी बातें जो बिरयानी खिलाओ, भूख लग रही है। अरे किस तरफ देश को ले जा रहे हैं आज? तो काउंटर आंसर जल्दी से प्रोफेसर विदु रावल। देखिए कितनी भोंडी बातें जो है अभी हम सुन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बिरयानी की बात करते हैं। बिना बताए बिरयानी खाकर आए थे, तो बिना बताए पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक कर भी आए। बिना बताए अगर बिरयानी खाने वहां पहुंचे थे, तो आज कुछ लोग बेसमझ सिखाएगा। कोई लगातार बोल रहा है। जगदीश जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिए, तो अब काउंटर आंसर भी ले लीजिए ना। जगदीश जी, काउंटर आंसर ले लीजिए, अब आंसर ले लीजिए। दे रहे प्रोफेसर विदु रावल, जल्दी से बोलिए। गुजर की बात कर रहे थे, यही कांग्रेस का असली चरित्र है। बनिए ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा हम आपके साथ हैं। गुजर ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ हूं। राजपूत ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ हूं। मराठा ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ हूं। दलित ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ हूं। जब हिंदू ने कहा कि मैं एक हूं, कांग्रेस ने कहा घोर सांप्रदायिक हो, हमें इतनी सांप्रदायिक बातें नहीं कहनी चाहिए। ये कांग्रेस का असली चरित्र है, हिंदू को जातियों में बांटकर देखना और किस प्रकार से हिंदू के खिलाफ लगातार उनके वक्तव्य आना। मैं उनका पहला वक्तव्य भी सुन रहा था, वो कह रहे थे मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद तो पूरा वक्तव्य में आपने कहा। और पहले की मस्जिद में जो सरकारी इफ्तारी खाने जाने करते थे, अब इफ्तारी तो नहीं हो रही कहीं। अब तो मंदिर के खिलाफ आप लोग जो है 21 वकील खड़े करते थे। आप ये कहने लग कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं लहर कमजोर पड़ गई। किसी ने ऐसा भी कहा लहर कमजोर पड़ गई। अरे साहब, 3 करोड़ लोग राम मंदिर के दर्शन कराए हैं आपसे पहले। आपको लहर कमजोर जरूर दिख रही है। राम मंदिर के दर्शन कराने का काम करते हैं। आप अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में नहीं बोलेंगे आप। अच्छा ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए विदु जी। 20 सेकंड्स मोर, लगातार नहीं बोलेंगे आप। ठीक है विदु जी, प्लीज 20 सेकंड्स मोर, जल्दी से। देखिए, कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली, लेकिन इस बात पर जरूर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जितने बॉन्डेड तरीके थे, आज तक किसी ने मुस्लिम नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी उस पर उतर आई है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा था कि पर्सनल लॉज का संरक्षण करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने जरूर 1936 में कहा था। किसी ने नहीं कहा था कि जो मर्जी खाने की आजादी होगी। कौन से देश के संविधान में कौन सी आजादी नहीं है भाई, जो कांग्रेस पार्टी आकर देना चाहती है? किसी ने ये नहीं कहा था कि मनपसंद पहनने की आजादी हम दिलवाएंगे। आज यानी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पहनने की आजादी नहीं है। इतने बॉन्डेड तरीके से मुस्लिम जो कांग्रेस ने किया, उसको रिस्पॉन्ड करना। मैं सिर्फ 10 ठीक है, जल्दी से काउंटर आंसर जगदीश जी दे दीजिए, फिर मैं रमेश जी और सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। जल्दी से जगदीश जी। झूठों का क्या काउंटर आंसर? तो सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, अपने को तो झूठ बोलना आता नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं, आरक्षण ये सोच रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान में लिखा एक छोटी सी बात सुन लीजिए कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री एक सेकंड, प्रोफेसर साहब आपको वो सुन रहे थे, आप कम से कम उनका काउंटर आंसर सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा प्लीज। वैसे भी आप दोनों की ऑडियो ब्रेक हो रही है आज। चीज अलग होती है, आस्था का विषय।
आप प्रधानमंत्री जी अपनी गारंटी पर बताओ, आपके अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे, लोगों के वादे पूरे होने, उस पर चुनाव लड़ो ना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप देश की जनता समझ के आप किसी पे चुनाव लड़ो, आपका जाना तय है, राहुल का आना तय है, इस बात को समझ लीजिए। और 4 तारीख को पता लग जाए विदाई समारोह जब पूरे देश में। 4 तारीख को किसकी विदाई होगी, किसका स्वागत होगा, इसके लिए इसका इंतजार जरूर कर लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो वार है वो जारी रख रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जमीनी हकीकत क्या कहती है। जिस चौथे चरण में हम दक्षिण द्वार की बात कर रहे हैं, जिस 400 पार के नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक आधार की बात कर रहे हैं, क्या वाकई आंकड़ों का गणित इस तरफ जाता हुआ नजर आता है? हमारे साथ 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 3 चरण संपन्न हो चुके हैं चुनाव, और चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर आज थम चुका है। ये चौथा चरण इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना लक्ष्य और उद्देश्य 400 पार कर रखा है। खासतौर से दक्षिण का द्वार खोलना जरूरी है, और यही वजह है कि इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुले, ताकि 400 पार की जो हकीकत है वो वाकई सामने आ सके। लेकिन क्या ये राह उतनी आसान है? आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस को आपने ब्रेक से पहले सुना, आरोप प्रत्यारोप हर जगह जारी है, बयानों के तीर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं रमेश जी आपके पास आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि खासतौर से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 2019 में यहाँ पर आंध्र प्रदेश की स्थिति, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें वो मजबूत गठबंधन नहीं मिला था, क्योंकि वहां पर वो आधार नहीं था। और इस बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधार को मजबूत करने के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है। टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी जुड़ जाती है तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए आंध्र में डबल डिजिट का आंकड़ा पार करना आसान हो जाएगा? देखिए लावनी जी, सुरेंद्र जी ने पूरा गणित वहां का अच्छी तरीके से समझा दिया है। वोट प्रतिशत उनका बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये भी कोई दो राय नहीं है। बट सीटें बढ़ना, मुझे लगता नहीं है कि इस टर्म में वहां पे कोई सीटें बढ़ने की कोई चांसेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये उदासीनता का सवाल एक अभी हल्का सा छेड़ा, जिस खाता तरीके से खुलेगा या नहीं खुलेगा ये लगता है कि नहीं, क्योंकि 2019 में तो शून्य थी, खाता भी नहीं खुला था। नहीं, मैंने वही कहा, देखो वोट प्रतिशत बड़ा है, वो खाते में तब्दील होता है, 1 सीट आती है, 2 सीट आती है, वो तो उनका भाग है। और किस तरीके से वो कैंपेनिंग के समय चल रही है और चीजें हो रही हैं, तो उससे देख के लगता नहीं है कि ये चीजें हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, देखो चुनाव प्रभावित क्यों हो रहे हैं, लोग की उदासीनता क्यों आ रही है। सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात एक बताई है, मैं कहना चाह रहा था इस पे। देखिए जब आप टारगेट लेके चलते हो व्यक्तिगत, हम 400 पार कर रहे हैं, 500 पार कर रहे हैं, तो उसमें मुद्दे आपके खत्म हो जाते हैं, मुद्दे दब जाते हैं। ग्राउंड पे आप क्या करने वाले हो, 5 साल का आपका खाका क्या है, और 5 साल में के बाद में आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी। जब वो आप देश के सामने नहीं रखोगे, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना करोगे, ये जब चीजें नहीं रहेगी, सिर्फ आप व्यक्तिगत तौर पे आ जाओगे कि मैं 400 पार। देखो हिंदुस्तान की जनसंख्या आज भी पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे आप 1 करोड़ 143 की आप जब बात करते हो तो उसमें जागरूकता भी इतनी नहीं है कि राजनीतिक जागरूकता उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गई है, वो राजनीतिक चीज को समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बसा हुआ भारत आज भी उनको जैसा पॉलिटिकल पार्टी वाले बता देते वो मान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से जो कोई भी चीज अगर निकलती है तो लोग गंभीरता से लेते हैं। जब वो कह रहे हैं कि 400 सीट हमारी आ रही है, हम सरकार बना रही, तो बात खत्म। फिर उसके बाद में हमारा आपका वोट देने का क्या मतलब बनता है। एक तो चीज ये आ जाती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रयोग करके चल रही है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का मामला हुआ 2022 के चुनाव में, जब विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, जबरदस्त ये कहा था त्यागी वोट नहीं करेंगे, गुर्जर वोट नहीं करेंगे, उन्हीं के इलाकों में सीटें आ गई। उसके बाद किसान आंदोलन होता है, जहां पे टेनी मिश्रा का संसदीय क्षेत्र है, वहीं से सीटें आ गई। तो राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहां से परिपक्व हो जाती है कि नहीं, अगर इस बार ठाकुर नाराज है, इस बार ब्राह्मण नाराज है, या इस बार किसान नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटें हमारी आ जाएंगी। एक प्रयोग ये सफल हो गया। दूसरा प्रयोग इस बार ये कल के चल रहे हैं कि इस बार हम मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, कोई ऐसा ग्राउंड का मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं। इस बार प्रधानमंत्री इसी को लेके एक प्रयोग करके चल रहे हैं। अगर सफल होते हैं
तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय राजनीति के लिए नहीं, लावनी जी सनातन बहुत को लेकर, ज्यादा- लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, भारतीय जनता पार्टी का ये कोर मुद्दा रहा है। राम मंदिर जब नहीं बना था तब से लेकर राम मंदिर बनने तक सनातन को तो उन्होंने अछूता किया ही नहीं। और यहाँ पर कुछ ऐसे बयान विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खास तौर से कांग्रेस की तरफ से दे दिए गए, चाहे वो राम मंदिर से जुड़े हुए हो या फिर हिंदू मुसलमान से जुड़े हुए हो, जो सेटबैक साबित हुए हैं, सेल्फ गोल साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि क्या इस बार इस स्ट्रैटेजी पर सारा खेल चल रहा है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी आपका एक कॉमेंट ले लेती हूँ, फिर प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आती हूँ आपके पास प्रोफेसर साहब। लेकिन देखिए, एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि खासतौर से चौथे चरण में 42 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा स्कोप है। यानी मैं 42 कहती हूं तो इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, 8 में से 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि 8 में से 7 का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य क्या वाकई आपको आसान लगता है? जिस तरीके की ध्रुवीकरण की बातें हो रही है, जिस तरीके से मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, लगता है आपको? नहीं, देखिए, आंध्र प्रदेश का मैंने आपको पहले भी कहा, वहाँ ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि कांग्रेस वहाँ पर कोई किसी स्थिति में नहीं है, और जगन मोहन रेड्डी की जो अपनी स्थिति है उसको लोग अलग अलग आंक रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टीडीपी का जो गठबंधन है, ये एक्चुअली भाजपा का गठबंधन कहना ठीक नहीं होगा, टीडीपी ने भाजपा और जनसेना से गठबंधन किया है, तो टीडीपी का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। कुछ लोगों का आकलन है 25 में से 15 सीट जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 18 तक जा सकते। तेलंगाना को क्या मानते हैं आप? तेलंगाना पे अगर आ जाए तो आपको ये बता दूं कि 2014 में टीडीपी भाजपा के साथ थी, फिर उन्होंने अलग बन के कुछ कोशिश की थी, वो रहे नाकामयाब, खुद भी हारे और भाजपा भी हारी। तेलंगाना में चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी जीती है और बीआरएस थोड़ी डिमोरलाइज है, तो ये कहना कि भाई वहाँ पे 13-14 सीट भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये नहीं है। लेकिन 40-60 के रेशो की लोग बात कर रहे हैं, मतलब 7-8 सीटें भाजपा को वहाँ पे मिल सकती हैं, बाकी सीटें जो 9-10 सीटें वहाँ पे कांग्रेस को मिलने की संभावना है। बंगाल में अब की बार निश्चित रूप से बहुत चेंज है, बहुत हालत खराब है, और वहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है। वहाँ पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर के अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उधर पे दीदी भी अपनी कोशिश कर रही है और भाजपा कर रही है। और संदेश खाली के जो रिजल्ट्स आए हैं, देखिए संदेश खाली टीएमसी पूरी तरह से बैकफुट पे चल रही है। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, एक बात, 10 सेकंड सर प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। जी, कहना चाह रहा था इनकी बात पर कि भाई रमेश जी की बात पर कि स्ट्रेटेजी बदली है। देखिए, स्ट्रेटेजी में तो लेट हो गए बदलने में। क्या है, दिखाने को इंडिया गठबंधन का चुनाव था कि भाई ये बेरोजगारी पे है, इस पे उस पे, लेकिन असली चुनाव क्या हो रहा था? हर मीटिंग में चुनाव हो रहा था कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण यही है, आप दोनों नहीं, चाहे मैं जगदीश जी हैं कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, प्रोफेसर विदु रावल हैं बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आपने दोनों ही पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुन लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है जो यहाँ से निकलता है, खासतौर से जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बैठे हों। देखिए, दो बातें तो प्रोफेसर साहब आपको समझनी होगी। मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। यहाँ पर परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि अभी रमेश ठाकुर जी भी कह रहे थे कि परसेप्शन सेट कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कह दिया वो मान लिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जब आप लोग चुनावी सभा में पहुंचते हैं तो यह तय करना जरूरी होता है कि आप बीमारी की बात करेंगे या बीमार की बात करेंगे। वहीं से ही तय हो जाएगा कि 400 पार होगा या नहीं होगा। क्या आप अपनी उस स्ट्रैटेजी पर फिट बैठ रहे हैं? सुरेंद्र स्वामी जी तो कह रहे हैं फिट बैठ रहे हैं, लेकिन रमेश जी को अभी थोड़ा सा संशय है। नहीं, ये चुनाव में जो हिंदू मुसलमान मैं विदु रावल जी से सवाल है। सुरेंद्र जी प्लीज, मैं विदु रावल जी से ये इसका आंसर चाहती हूँ, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। लेकिन बात परसेप्शन के साथ ये भी है कि आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्या है। राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं तो क्या देश उस पर विश्वास करता है? केजरीवाल या ममता बनर्जी जब कुछ कहती है तो देश उस पर विश्वास करता है क्या? ये लोग तो 2019 में भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, आपके वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएंगे। क्या देश ने इनकी बात मानी थी क्या? राहुल गांधी घूम घूम कर चौकीदार के बारे में बयान दे रहे थे, चौकीदार चोर है बोल रहे थे, बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग कर आए। तो क्या देश इनकी बात पर भरोसा करता है? नहीं करता है। फिर जब ये यहाँ पर आकर जो चुनावी विश्लेषक हैं रमेश जी,
रमेश जी, बातों में उदासीनता ज्यादा है, भारत के वोटर्स में इतनी उदासीनता नहीं है, और इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा टाइम खर्च करूंगा। उन्होंने दोनों अपने सेगमेंट्स में यही बात का जिक्र किया। रमेश जी, 3 चुनावों की छोटी छोटी सी बात करते हैं। 2012 का गुजरात का चुनाव, 72% वोट गिरा, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 127 सीटें आई 180 में से। अगली बार जो चुनाव हुआ 2017 का, अब वोट प्रतिशत गिर गया 4%, यानी 68% वोटिंग हुई, और भारतीय जनता पार्टी को सीट्स आई 99। उसके अगला चुनाव है 2022 का। ठीक है, अब विदुर जी थोड़ी सी समय की सीमाएं हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी से समाप्त कर लीजिए प्लीज, जल्दी से 10 सेकंड में। पूरी कर लीजिए प्लीज, बात पूरी। 4% और वोट गिर गया, अब वोट हो गया 64%। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आई? ठीक है, मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज लिटरली उसका ग्राफ बढ़ता रहा है। जगदीश जी, यही सत्य है कि देखिए वोट शेयर का जो ग्राफ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। 2009 में अगर मैं जिन 42 सीटों को बार बार जिक्र कर रही हूँ, आंध्र, टीडीपी और बंगाल को मिला लिया जाए तो कांग्रेस 2009 में 50 सीटों पर थी, खासतौर से 96 सीटों की अगर बात करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे घटता चला गया ये आंकड़ा, और यह आंकड़ा ऐसा घटा कि आपको 2014 में क्या मुक्की खानी पड़ी थी आपने खुद देखा था, मैं बार बार दोहराऊंगी नहीं। तो क्या वही गलतियां दोबारा तो नहीं हो रही है आप लोगों की तरफ से? जो चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, आपकी जनता वर्सेस जनता, मोदी वर्सेस जनता का चुनाव, और जनता ठगी गई है। जनता के सामने रोज झूठ दिया जा रहा है, तो जनता के बच्चे परेशान है, दुखी है, रोजगार है नहीं, हर आदमी परेशान है। एक चलिए, जनता वर्सेस जनता का ये पूरा चुनाव है, जनता ठगी गई है और किस जनता को फायदा हुआ है। समय की कुछ सीमाएं, थोड़ा सा ऑडियो आप दोनों का डिस्टर्ब रहा, आई एम सॉरी, बीच में आप लोगों को इंटरप्ट करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन इतना जरूर है चुनाव बहुत मजेदार है, दिलचस्प है। आप लोगों से मुलाकात लगातार होती रहेगी, चौथे चरण से पहले भी और चौथे चरण के बाद भी। खास तौर से निर्णायक चरण होगा, और ये निर्णायक चरण क्या वाकई बीजेपी को 400 पार पहुंचाएगा, देखेंगे। बहुत दिलचस्प है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।